हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रतिभा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी डिपार्टमेंट, एमएलवी कॉलेज भीलवाड़ा। अब तक हमने पढ़ा एनवायरनमेंट फैक्टर में एटमॉस्फेयर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अबायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये इकोसिस्टम है, जो ये पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका अर्थ होता है कि हमारा या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले बायोटिक यानी कि जैविक घटक, अबायोटिक यानी कि अजैविक घटक, भौतिक घटक के साथ मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाना जिसमें वो अपने परस्पर सभी क्रियाओं का संपन्न करा सके। तो इसे हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। इकोसिस्टम की अवधारणा सबसे पहले टेंसलर ने दी थी। अब एनवायरनमेंट के जो अबायोटिक फैक्टर है वो कौन से हैं, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर कौन से हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे एबायोटिक फैक्टर, अजैविक घटक। पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने कई सारे घटक बताए थे, विंड, टोपोग्राफिक फैक्टर्स, वाटर एक्सेट्रा। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। विंड यानी कि पवन। कई लोग पवन को वायु या हवा का नाम देते हैं, पर ऐसा नहीं है। पृथ्वी के धरातल पर अलग अलग जगह अलग अलग वायुदाब होता है। वायुदाब का अर्थ है कि वायु के अंदर कितना प्रेशर है वो। अब वायुदाब की भिन्नता अलग अलग जगह पर क्यों होती है? क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि अलग अलग जगह पे तापमान अलग अलग होता है। ऊंचाई पे तापमान कम होता है, नीचे की ओर तापमान अधिक होता है। पर्वतों पर तापमान कम होता है, बजाय की मैदानों पे तापमान अधिक होता है। तो तापमान की भिन्नता के कारण, असमान तापमान के कारण वायुदाब उत्पन्न होता है। और इसी वायुदाब की भिन्नता के कारण अलग अलग जगह पर अलग अलग वायुदाब की वजह से वायु में गति उत्पन्न होती है, और उसे ही हम पवन कहते हैं। पवन को मापने का एक यंत्र होता है जिसे हम एनीमोमीटर कहते हैं। हिंदी में इसको बच्चों वायु मापक यंत्र, वायु गति मापक यंत्र कहते हैं। पर हिंदी में कभी आपसे यह नहीं पूछा जाएगा। मैंने इस पर डबल स्टार लगाया है क्योंकि ये कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एनीमोमीटर का अर्थ है वायु की गति को मापने वाला यंत्र। अब वायु की गति किस तरह से प्लांट्स के इफेक्ट करती है वो देखते हैं। सबसे पहला है ब्रेकेज एंड अपरूटिंग। नाम से ही पता चल रहा है, टूटना और अपमूलन। यानी कि जब तेज गति से वायु चलती है, पवन चलती है, तो पादपों की कई ऐसी महत्वपूर्ण शाखाएं टूट जाती हैं। घने जंगल होते हैं, वहाँ पे भी ये तेज गति की या तूफान अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो पौधों में उनकी जो मूलें हैं, कई पौधे जड़ समेत टूट जाते हैं। तो अपमूलन और टूटना ये एक तेज गति की पवन का इस पे एक बुरा प्रभाव है। उसके बाद में है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का होता है विरूपण, यानी कि कई बार तेज गति की पवन और पौधों की वजह से पौधों के मूल आकृति में स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है। और सब परिवर्तन हम कई बार समुद्र तटों पर देखते हैं। समुद्र तटों पर और पर्वतों पर विरूपण जो है वो सामान्य रूप से पाया ही जाता है, क्योंकि समुद्र के किनारे आप सब जानते हैं बहुत ही तेज गति की पवन चलती है। उसके बाद में है लॉजिंग। लॉजिंग का पहले अर्थ समझते हैं। उससे पहले है इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल। इरोजन का मतलब होता है मृदा का अपरदन। डिपोजिशन का मतलब होता है निक्षेपण। यानी कि हम सब जानते हैं कि मृदा का जो ऊपरी स्तर होता है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, उसमें कई सारे खनिज लवण होते हैं। लेकिन जब तेज गति से पवन बहती है तो वह उस उपजाऊ परत को ले जाती है, और उपजाऊपन की कमी की वजह से पादप जो होता है वो अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाता है। रेगिस्तान में कई तेज हवाएं चलती है, कई तेज आंधियाँ चलती है, इसी वजह से वहाँ की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ नहीं मानी जाती है। तो इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से सॉइल का उपजाऊपन चला जाता है और पौधे की वृद्धि प्रभावित होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉजिंग को हिंदी में कहते हैं पतन। जब कई बार तेज पवन चलती है तो मैदानी क्षेत्र में जो फसल और कोमल तने होते हैं वह अन्य पौधे भूमि पर गिर जाते हैं, जिसे हम लॉजिंग कहते हैं। इससे जो पौधों की प्रकाश संश्लेषण की दर है वह बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होती है। और हम सब जानते हैं कि पौधों को जो भोजन है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मिलता है। तो लॉजिंग की वजह से पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। ड्वार्फिंग। ड्वार्फ का मतलब होता है बामन। बामन का मतलब छोटा। तो पवन की गति तेज होने की वजह से, तेज आंधियों की वजह से कई बार पौधों में निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है जब तेज गति की पवन चलती है। तेज गति की पवन की वृद्धि के साथ साथ पौधों में वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है, इसलिए पौधों में डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है। डिहाइड्रेशन बढ़ने के साथ साथ टर्जिडिटी के प्रभाव से पौधे जो होते हैं वो बामन या छोटे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं। हम पर्वत और समुद्र किनारों पर कई बौने पौधों को देख सकते हैं। तो ड्वार्फिंग का ये भी एक जो पौधों पे
प्रभाव है तेज गति की पवन का। उसके बाद है पॉलिनेशन और डिस्पर्सन। हम सब जानते हैं कि पहले तो पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण और डिस्पर्सन का मतलब होता है प्रकीर्णन। जो पौधे होते हैं उसमें तेज गति की पवन की वजह से पॉलिनेशन प्रभावित होता है, कीटों को प्रॉब्लम आती है, और डिस्पर्सन यानी कि जो बीज है उनका प्रकीर्णन भी मुश्किल से होता है। उसके बाद में है डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब होता है शुष्कन। अभी मैंने जैसे ही बताया कि तेज गति की पवन की वजह से पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है और पौधों में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे पौधे अपना आंतरिक जल संतुलन नहीं बना पाते हैं और उनमें शुष्कन की प्रभाव पड़ता है। शुष्कन की वजह से पौधों के कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि कार्यक्रम प्रक्रम जैसे जल का अवशोषण, जैसे रसारोहण आदि प्रभावित होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कंप्रेस्ड वुड, संपीड़ित लकड़ी, संपीड़ित काष्ठ। जब कई बार तेज गति की पवन चलती है तो वृक्षों की मूल यानी कि जो उसकी रूट्स होती है उनकी आकृति बिगड़ जाती है। इसकी वजह से उनमें यांत्रिक उत्केंद्र वृद्धि, जो इसेंट्रिक वृद्धि होती है वह भी प्रभावित होती है और पौधों में घने और लाल रंग की जाइलम विकसित होती है। और इसी घने और लाल रंग की जो जाइलम वाली लकड़ी होती है उसको हम कंप्रेस्ड वुड यानी कि संपीड़न काष्ठ कहते हैं। तेज हवाओं की वजह से जो शाखीय पौधे होते हैं, जो हर्ब्स होते हैं, उनमें भी कोलेनकाइमा के निर्माण को प्रेरणा मिलती है। तो ये सारे विंड के इफेक्ट हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे टोपोग्राफिक फैक्टर्स। टोपोग्राफिक का मतलब होता है स्थलाकृति। हम सब जानते हैं कि इस पूरे पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग धरातल की आकृति पाई जाती है। इसको हम 4 रूपों में देखेंगे। एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, सेकेंड है स्लोप यानी कि भूमि का ढाल, तीसरा है एक्सपोजर ऑफ द स्लोप और चौथा है डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन चेन यानी कि पर्वत श्रृंखलाओं की जो डायरेक्शन है वो किस तरह से है। अब इनका क्या इफेक्ट होता है हम इसको भी शॉर्ट में देखते हैं। जो ऊंचाई है उसकी, जैसे हम सब जानते हैं कि ऊंचाई से कई सारे प्रभाव होते हैं। तापक्रम, जैसे हम पर्वतों पर जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, तापक्रम में जो होती कमी होती है और वायुदाब ज़्यादा होता है। वहाँ वर्षा भी अच्छी होती है, वर्षा में वृद्धि होती है। पवन की गति जो होती है वो भी अच्छी होती है, पवन में भी पवन गति भी अच्छी तरह की चलती है, पवन गति में वृद्धि होती है। चौथा है कि आर्द्रता में भी वृद्धि होती है। वहाँ पे जो जल वाष्प है वो ज़्यादा पाई जाती है, नमी ज़्यादा होती है बजाय की धरातल पर। तो इस प्रकार स्थलाकृति की ऊंचाई का अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रभाव से वहाँ की वनस्पति भी प्रभावित होती है। जैसे हम हिमालय की ओर जाते हैं तो हमें जो है वहाँ पे 1200 मीटर की ऊंचाई पर मिक्स्ड डेसिडस फॉरेस्ट यानी कि मिश्रित पर्णपाती वन मिलेंगे। फिर हम और ऊंचाई पे जाते हैं 1200 से 3300 मीटर की ऊंचाई पे तो हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट यानी कि शंकुधारी वन मिलेंगे। और हम और ऊंचाई पे जाएंगे 3600 मीटर पर तो वहाँ पे वन लुप्त हो जाते हैं। फिर हम जब 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत कम मात्रा में हमें मॉस और लाइकेन मिलते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग तरह की वनस्पति मिलती है। भूमि का ढाल, स्लोप, हम सब जानते हैं कि पर्वतों पर मतलब वर्षा बहुत ज़्यादा होती है लेकिन ढाल की वजह से वहाँ पानी टिकता नहीं है और वो बहता ही रहता है झरनों के रूप में इत्यादि फ्लो में। जो ढाल होती है वो वर्षा के पश्चात स्विफ्ट रन ऑफ यानी कि तीव्र जल प्रवाह का कारण बन जाता है, जिसके कारण जो भूमि होती है उसका भी अपरदन हो जाता है। कई सारी उपजाऊ भूमि भी चली जाती है। वहाँ पे जो ह्यूमस होता है जो पौधों को उपजाऊ बनाता है, मतलब पौधों की जो जमीन उसको उपजाऊ बनाता है वो भी चला जाता है। तो कई बार ऐसे पर्वतों पर हमें जीरोफाइटिक वनस्पति देखने को मिलती है, यानी कि वहाँ पे अच्छी वर्षा होने के कारण भी के बावजूद भी जो पौधे हैं उनकी वृद्धि प्रभावित होती है, बंद होती है और हमें वहाँ पौधों की या वनस्पति की कमी प्राप्त होती है। एक्सपोजर ऑफ द स्लोप, ढाल का खुला या अनावरण, ये बिल्कुल स्लोप से मिलता जुलता ही है। इसमें पर्वतीय ढाल पर जो क्षीण प्रकाश तीव्रता होती है और अति शुष्क वायु होती है तो वहाँ वनस्पति बहुत ही कम होती है और वो होगी भी तो वो मरुद्भिदी यानी जीरोफाइटिक होगी। जैसे हम उदाहरण लें तो हिमालय का जो उत्तरी ढलान है वहाँ पे एक्सपोजर ऑफ द स्लोप की वजह से प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती है, इसीलिए वहाँ वायु भी शुष्क होती है तो वनस्पति कम होती है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ माउंटेन चेन यानी कि पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा। डायरेक्शन ऑफ माउंटेन चेन में यानी कि पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा में अगर पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा मानसून की दिशा की ओर है तो वो उनके लिए अच्छा है, वहाँ पे मेसोफाइट्स हमें वनस्पति प्राप्त होगी। लेकिन अगर उसके विपरीत है, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन चेन की दिशा मानसून हवाओं के विपरीत है तो वहाँ की जो
जो वनस्पति है वो हमें जीरोफाइटिक मिलेगी। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में मानसूनी हवाओं के मार्ग में पड़ने वाली ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का अभाव है। एकमात्र हमारे पास अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसीलिए अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास तो अच्छी वर्षा होती है, लेकिन बाकी जगह बहुत ही कम वर्षा होती है, शुष्क क्षेत्र रहता है। तो ये हो गए टोपोग्राफिक फैक्टर। नेक्स्ट हम तीसरा जो एबायोटिक फैक्टर पढ़ेंगे वो है वाटर, जल। हमने पहले जल चक्र के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जल जो है वो वर्षा के द्वारा, वर्षण प्रेसिपिटेशन के द्वारा और इवेपोरेशन के द्वारा एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट से इस अर्थ पर आता है और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्राप्त होता है। कहने को तो इस धरती पर कई, एकदम आपको क्लियर दिख रहा होगा बच्चों, एक मिनट में फ़ोन टेढ़ा कर दीजिए और आपको क्लियर दिखेगा। हाँ, जल चक्र। जल चक्र जो है इसमें 71% जो वाटर होता है वो अर्थ पे होता है, जिसमें हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की 3/4 भाग है वो इस पानी से ढकी है, लेकिन उसमें से जो 98% है वो तो समुद्री जल है और सिर्फ 2% जो है वो ध्रुवीय मतलब पानी है, वो शुद्ध माना जाता है, यानी कि मीठा माना जाता है, लेकिन उसमें से भी कई सारा पानी ध्रुवीय प्रदेशों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो हमारे पास जो पीने के लायक बच जाएगा वो 0.27 या ताज़ा मीठा पानी या शुद्ध जल रूप में बन जाएगा। अब जो जल चक्र है उसे अभी मैंने बताया कि एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर रहते हैं उन तक जल का आना और जल का जाना ही जल चक्र कहलाता है। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण, यानी कि मृदा में जल की मात्रा की वृद्धि होना किस किस तरह से होती है, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन क्यों होती है, वर्षा क्यों होती है? क्योंकि वायुमंडल में जब तापक्रम बढ़ता है या घटता है तो जल वाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, और जल वाष्प जब एकदम अधिकतम हो जाती है तो उसे हम सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर या सैचुरेटेड पॉइंट कहते हैं, जहाँ एटमॉस्फेयर एकदम सैचुरेटेड हो जाता है। और जब सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर होता है तो वो जल वाष्प को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता है और उसी टेम्परेचर पर वर्षा होती है, प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन में वर्षा और इसके कई अन्य टाइप है, जैसे रेनफॉल, वर्षा, हेल यानी ओले, ड्यू यानी ओस जो पानी जो जल की बूंदों पर शाकीय पौधों पर सुबह सुबह हम देखते हैं, स्लिट यानी कि